हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में मिशन यूपी बोर्ड 2026 के तहत डेरिवेशन सीरीज में आज हम अपना पहला डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है और उसका निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बारीकी से डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसका निगमन कीजिए। और इसको दूसरे अंदाज में वो इस तरह से भी पूछते हैं कि किसी गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 27 फरवरी 2026 इस डेट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने डेरिवेशन सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आया हूं। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे चैनल पर आकर अगर आप ये हमारी डेरिवेशन सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज देख लेते हैं तो यकीनन मैं दावे से कहता हूं कि आपके फिजिक्स में जो आपका स्कोर होगा वो 70 आउट ऑफ 70 होगा, यानी 100% आप पेपर पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा कि जो इससे बाहर जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं दर्पण सूत्र क्या है और उसको किस तरह से डेरिवेट करते हैं। देखें यहाँ पर जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखी है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। अब दर्पण सूत्र को करने के हमारे सामने दो मेथड हैं। इसको हम अवतल दर्पण से भी कर लेते हैं और उत्तल दर्पण से भी कर लेते हैं। और इसको हमने पहले उत्तल दर्पण से भी किया है। इस डेरिवेशन को हम पहले भी कर चुके हैं, आप हमारी चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसी डेरिवेशन को हमने उत्तल दर्पण से भी किया है। ये क्वेश्चन जनरल ऐसे ही आता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, उसका निगमन कीजिए। नाम लेके नहीं आता कि उत्तल दर्पण से कीजिए कि अवतल दर्पण से कीजिए। फिलहाल हमने तो दोनों से ही किया है। आज हम इसको करेंगे अवतल दर्पण की सहायता से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे इसको आप देख रहे हैं, इस दर्पण में 2 पृष्ठ हैं, ये पॉलिशदार तल है और ये परावर्तक तल है। यानी इस पर अगर प्रकाश किरण आएगी तो टकरा के वापस लौटेगी। तो अगर हमारा परावर्तक तल दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में जो M1 से लेकर M2 है, इसको हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। यानी किसी गोली दर्पण का पृष्ठ जितना लंबा है, पृष्ठ की जो लंबाई है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। यहाँ गोली दर्पण ने इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली जो दर्पण है वो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। कोई कांच का खोखला गोला है, उसको आप बीच से काट दें और उसके एक हिस्से पर पॉलिश कर दें, तो इस तरह से हमारे दर्पण बनते हैं। इसीलिए इनको हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। फिलहाल हमने यहाँ पर M1 M2 एक अवतल दर्पण बनाया है। अब तो ये तो हो गया द्वारक। अब द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, अब द्वारक, इस पूरे द्वारक का मध्य बिंदु यहाँ होगा। उस द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको दर्शाते हैं P से। P फॉर पोल, और पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। अब देखना, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो गोली दर्पण है वो कांच के खोखले गोले को काट के बनाए जाते हैं। तो जो कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम लोग यहाँ पर उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इस वजह से जैसे अगर हम इसको देखें तो इसका जो केंद्र होगा वो इधर यहाँ पर होगा, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ होगा। वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं C से। अब सुने, वक्रता केंद्र ध्रुव का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है दर्पण का फोकस, और फोकस को हम दर्शाते हैं कैपिटल F से। समझे जाना? F हो गया फोकस, C हो गया वक्रता केंद्र, P हो गया हमारा ध्रुव। ये अवतल दर्पण के हिस्से होते हैं, अवतल दर्पण के पार्ट्स होते हैं। इसको पोल ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हमने क्या माना है, माना M1 M2 हमारा कोई एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण के सामने ये इसका मुख्य अक्ष है, इनको मिलाती हुई रेखा जो उसके वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा जाए, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रखी है ये, और वस्तु का नाम दे दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया? AB। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं वस्तु का नाम। तो हमने माना कि AB वस्तु जो है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके सामने रखी है। अब अवतल दर्पण के सामने कोई भी दर्पण या लेंस हो, जब हम उसके सामने वस्तु को रख देते हैं तो दर्पण और लेंस का एक ही काम है, उस वस्तु के प्रतिबिंब को बनाना। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास 3 नियम है। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के हमारे पास 3 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है।
पहला नियम। दूसरा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर तीसरा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ध्यान रखें, हम जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो कम से कम दो नियमों को लगाएंगे, यानी दो किरणों को लेंगे। दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी या फिर काटती प्रतीत होंगी, उस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। ऐसा हम लोगों ने थ्योरी में पूरी तरह से डिटेल से पढ़ा है। अब देखिए, ये वस्तु है हमारी ए बी। अब इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इसका किरण आरेख समझ जाएंगे आप, तो डेरिवेशन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और फिर आप हमें 20 मिनट दीजिए, यकीनन आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी, ये मेरा दावा है। माना ए बी कोई वस्तु है। अब देखिए, इससे कोई प्रकाश किरण चली। अब प्रकाश किरण तो सभी दिशाओं में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। हम किरणों को चलाते हैं अपने नियमों के आधार पर। 3 नियम है, या तो हम मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, या वक्रता केंद्र से जाएंगे, या उसके फोकस से जाएंगे। तो नियम नंबर पहला, यदि कोई प्रकाश किरण, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसके फोकस एफ से होकर जाती है। यानी एक प्रकाश किरण जो ये है, टकराने के बाद उसके फोकस से, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से जाती है, ये रूल कहता है। नियम नंबर तीसरा नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र सी है, हो सकता है कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाए, तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, अब देखिए किरण प्रकाश की में हम लोग एरो लगाते हैं, इसका मतलब ये हो गया प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है, तो जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ही परावर्तन होगा वो प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी इस तरह से क्यों लौट आती है, यहाँ पर एंगल 90 का बनता है, यानी वो अविलंब पर गिरती है। अविलंब पर गिरने वाली प्रकाश किरणें वापस अपने ही मार्ग पर लौट आती हैं। अब देखिए, टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात, देखिए ये वाली किरण इस तरह से ऐसे आ रही है, और ये वाली किरण टकराने के बाद यहाँ पर एक दूसरे से वास्तव में मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। तो जो वस्तु हमारी ए बी यहाँ रखी है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, इस जगह पे बनेगा, और उस प्रतिबिंब होगा हमारा वास्तविक क्यों होगा, किरणें वास्तव में मिल रही है, और उस प्रतिबिंब का नाम हमने रख दिया ए डैश बी डैश। क्या नाम रख दिया, ए डैश बी डैश। और देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, वो कहाँ बना है, उस दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बना है। कैसा बना है, वास्तविक, किरणें वास्तव में मिल रही हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ये मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा बनता है, हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे नहीं उल्टा बना है। और देखिए वस्तु को देखें और इसको देखें तो छोटा बना है फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना लिया, इसका किरण आरेख बना लिया। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद हम इसके वर्णन डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु ए भी रखी है, इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। अब देखिए दूरियां, दर्पण में दूरियां हम हमेशा उसके ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव P से नापते हैं। और एक बात, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां, इधर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। अब देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये वाली ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को दर्शाते स्मॉल f से। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं P से लेकर F तक। यहाँ देखें P से लेकर F तक, ये P से लेकर F, ये P ध्रुव है और ये फोकस है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से, ध्यान रखें, फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल F से, फोकस दूरी को स्मॉल f से। अब ये ध्रुव के अंदर बाईं ओर है, तो ये कैसे हो जाएगी मेरी, माइनस की। ध्यान रखना, हम डेरिवेशन में जहाँ हमारा PF होगा तो PF की जगह हम लोग लिख देंगे माइनस का F, यानी उसके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी है। अब देखिए P से लेकर B डैश यहाँ तक की दूरी, देखिए P से लेकर B डैश यहाँ तक। अब B डैश A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है, A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, दर्पण में दूरी हमेशा उसके ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V। अब P से लेकर B डैश ये दूरी कहलाएगी मेरी V। अब वो ध्रुव के इधर है तो किसकी होगी, माइनस की, यानी माइनस V हो जाएगा। तो P से लेकर B डैश, P से लेकर B डैश, इसकी वैल्यू होगी मेरी V, वो भी किसका, माइनस का। अब देखिए ये ध्रुव है और ये C होता है वक्रता केंद्र,
तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर, या फिर इसको स्मॉल आर से भी दर्शा देते हैं, कैपिटल आर से मानते हैं। तो पी से लेकर सी तक, यानी पी से लेकर सी तक ये दूरी होगी आर, वक्रता त्रिज्या, और वो ध्रुव के इधर है बाईं ओर है, तो ये भी किसकी होगी, माइनस की। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी सी इक्वल टू माइनस का आर। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, वो इधर है तो माइनस की होगी, और स्क्वायर से दर्शाते हैं। और एक और है, P से लेकर ये B तक, यहाँ तक ये वस्तु है हमारी, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है U, और वस्तु को हमेशा दर्पण लेंस सबके बाईं ओर ही रखते हैं, तो U का मान हमेशा नेगेटिव में ही लेते हैं। ये चिन्ह पर पार्टी से हम लोग लिख रहे हैं। तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी यानी P से लेकर B तक ये दूरी होगी U, और इधर है सारी दूरियां इधर हैं, इधर की दूरी कैसी ली जाती है, ऋणात्मक, तो ये माइनस का U हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, P से लेकर B यानी PB, इसका मान होगा माइनस का U। अब आप इन वैल्यू को ध्यान रखना, इन सारे मानों को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा निकाल दिया आपके सामने। ये सारी वैल्यू हमारे डेरिवेशन में यूज होंगी। चिन्ह परिपाटी से हमने इसको निकाल लिया है। वस्तु की दूरी U होती है, वक्रता त्रिज्या R होती है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है, फोकस दूरी F होती है। सारी दूरियां माइनस में, वो क्यों है, सारी इधर है, फोकस भी इधर है, वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर है, वक्रता त्रिज्या भी इधर है। अब सुनिए, अब दर्पण सूत्र का निगमन करने के लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए, समरूप त्रिभुज प्रमेय। समरूप त्रिभुज प्रमेय ये कहती है, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक का मतलब एक त्रिभुज का लंब बट्टे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का कर्ण बट्टे दूसरे त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का आधार बट्टे दूसरे त्रिभुज का आधार। अब समरूप कब होते हैं दो त्रिभुज, तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन शर्तें। या तो हम उन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर कर दें, या फिर हम उन दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा बराबर कर दें, या फिर हम दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दें। तीन कंडीशन पर कोई से दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो तो दोनों समरूप होंगे, यदि दोनों त्रिभुजों में दो कोण एक भुजा बराबर हो तो समरूप होंगे, यदि दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। जब समरूप होंगे तो उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, एक त्रिभुज का लंब बट्टे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का आधार बट्टे दूसरे त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का कर्ण बट्टे दूसरे त्रिभुज का कर्ण, यानी उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। सिंपल सा बट्टे में लिख सकते हैं, लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार, कर्ण बट्टे कर्ण। देखिए यहां पर आप गौर करें, यहां पर सारा ध्यान यहां लगाएं, त्रिभुज ए बी सी ये वाला, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये वाला, ये दोनों समरूप हैं। कैसे हैं, देखिए हम इसी को अभी बाहर निकाल लेंगे और प्रूफ कर देंगे दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप होंगे तो इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, थ्योरम अपनी लगाएंगे। देखिए हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी इसकी और इसकी, ये दोनों समरूप हैं। कैसे हैं वो अभी हम लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ये वाला ए डैश बी डैश सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, समरूप है। अब कैसे समरूप है वो हम सिद्ध करेंगे। देखिए हम इसको बाहर निकाल, आप चाहे यहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर समझने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को बाहर निकाल लीजिए। जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह का कुछ फिगर होगा इनका। देखिए ये पॉइंट है मेरा ए, तो ए हो गया, ये पॉइंट है बी तो बी हो गया, ये पॉइंट है सी तो ये सी हो गया, ये पॉइंट है ए डैश तो ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट है बी डैश तो ये पॉइंट हो गया बी डैश। देखिए हमने इन दोनों की बात की थी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इनको मैंने बाहर पकड़ के इस तरह से निकाल लिया। अब देखें यहाँ पर, अब हम इनमें तीनों कोण बराबर करेंगे। वो कैसे, वो ऐसे, देखिए इसमें ये कोण 90 अंश है, देखिए राइट एंगल है 90 डिग्री है, और इसमें ये कोण 90 अंश है, एक कोण बराबर।
ये कोण इसके बराबर, क्यों बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर हो गए। अब जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो 101% तीसरा कोण आपस में बराबर होता है। और फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखो जेड बन रही है, जेड बन रही है इस तरह की, यानी इसका मतलब ये एकांतर अंतर कोण है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तीनों कोण बराबर हो गए। देखिए ये कोण 90 अंश, इसमें ये कोण 90 अंश, एक कोण बराबर, ये आमने सामने के शीर्ष में इसलिए बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा अपने बराबर होगा ही होगा अपने आप। और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जेड के अंदर बन रहा है, यानी एकांतर कोण है, ये कोण आपस में बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर है इसलिए हमने लिख दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज A' कैसे, समरूप है। जब समरूप होते हैं इसलिए हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या, इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसका लंब, अब इसका जैसे ये कोण मान लिया आपने, ये लंब हो गया, इसका लंब AB बट इसका लंब A', ठीक है। इसका आधार है BC बट इसका आधार है B'। तो कहने का मतलब हम इसमें लगा सकते हैं लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार और कर्ण बट्टे कर्ण। तो इसका लंब क्या हमारा AB, इस त्रिभुज की बात करें ABC का लंब, तो इसका लंब है AB बट्टे इस त्रिभुज का लंब, है A', इक्वल टू, अब देखिए हमने इसको ऊपर रखा अंश में, तो इसी का आधार, इसका आधार है BC अपॉन इसका आधार है B', इसका आधार है B', और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में यह आए कि सर आपने लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार लगाया है, कर्ण बट्टे कर्ण क्यों नहीं लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जिस भुजा की जरूरत होती है हम उसी को लेते हैं। लंब ये हमें वस्तु की लंबाई देगी, आधार ये हमें वस्तु की दूरी देगी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये दूरी को बता रही है कितनी दूर है, और ये ऊंचाई को बता रही है। ये तिर्यक ऊंचाई कर्ण तो इधर आ रहा है, तो हमें कर्ण का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। आसान है, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार। एक तो एक बात हो गई यहाँ पर। दूसरा, आप इन त्रिभुज को देखिए, किन त्रिभुज को, हमें यहाँ पर थोड़ी रचना करनी पड़ी, वो ये है, हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल लिया इस तरह से, इसको डॉटेड कर दिया, इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया T और इस पॉइंट का नाम रख दिया Z। अब देखिए हमने क्या किया, इस T बिंदु से यहाँ पर एक लंब डाल दिया, ये वाला, यानी TZ लंब है इस पर FP पर, इसको मिला दिया। इस त्रिभुज को देखिए, गौर करें, त्रिभुज FZT इसको, व त्रिभुज A', इसको देखिए, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज FZT व त्रिभुज A', ये दोनों समरूप होंगे। कैसे होंगे, हम इनको भी बाहर निकाल के अभी प्रूफ कर देंगे। किसको, त्रिभुज FZT व त्रिभुज A', यानी इन दोनों की बात हो रही, इन दोनों की, ये समरूप है। कैसे, देखो हम इसको निकाल के बता रहे हैं अभी। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, FZT, इसी प्रकार त्रिभुज FZT व त्रिभुज ये वाला A', समरूप है। आई से कही दिया भैया, कई से समरूप हो गए। अरे हम सिद्ध करेंगे अभी। कैसे, इनको बाहर निकाल लीजिए आप, इन दोनों त्रिभुजों को, इसको पकड़ के ऐसे उठा लीजिए, यहाँ रखा है, इसी जैसे, यानी इन दोनों को बना दें, इस तरह से बने हुए हैं, देखें इस तरह से बने हैं, इस तरह से बने हुए हैं। सुने, ये पॉइंट है A', ये हो गया A', ये पॉइंट है B', ये हो गया B', ये पॉइंट है F, ये पॉइंट हो गया F, ये पॉइंट है Z, ये पॉइंट हो गया Z, ये पॉइंट है T, ये पॉइंट हो गया T। देखिए हमने इन्हीं की बात की थी, FZT व त्रिभुज A', F, ये समरूप में। कैसे, वो ऐसे हैं, देखिए, एक कोण 90 अंश, ये इसमें ये 90 अंश, एक कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, आमने सामने के शीर्ष में कोण है,
तीसरा कोण तो आपस में होगा ही बराबर, ये कोण इसके बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और वही हमने कहा है। जब समरूप हैं तो हम तो वही लगाएंगे, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार। तो लगाइए, तब हम लिख सकते हैं इसको देखते हुए, इस त्रिभुज का लंब क्या हमारा टी जेड, ये लंब है, अगर ये कोण देख लें तो ये लंब है, इस त्रिभुज का लंब है हमारा टी जेड बट्टे, देखिए इस त्रिभुज का लंब क्या हमारा टी जेड बट्टे इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब है ए डैश बी डैश, तो इस त्रिभुज का लंब हो गया हमारा ए डैश बी डैश इक्वल टू लंब बट्टे लंब। अब मैंने इसको अंश में रखा है तो इसी का आधार ऊपर आएगा, आधार इसका आधार है एफ जेड बट्टे आधार इसका आधार है बी डैश एफ। इस त्रिभुज का आधार है एफ जेड यानी एफ जेड अपॉन इस त्रिभुज का आधार है बी डैश एफ, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बी डैश एफ, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अभी तक हमने इन दोनों त्रिभुजों में इसमें और इसमें समरूप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है और यहाँ से 2 समीकरण बनाए। अब आप गौर करें, गौर ये करें, जो टी जेड है, टी जेड वो किसके बराबर होगा, ए बी के। क्यों बराबर होगा, हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, बराबर, और ये इसके समांतर रेखा तो है, यानी ए टी समांतर है किसके, बी जेड के, इसीलिए टी जेड किसके बराबर होगा, ए बी के। आप स्केल डाल के फीता डाल के नाप सकते हैं, जो टी जेड है वो ए बी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ए टी समांतर है किसके, एफ जेड के, इसलिए टी जेड बराबर होगा ए बी के। इसका हमें रीजन देना पड़ेगा, चूंकि क्या हम कह रहे हैं, ए टी समांतर है बी जेड के, इसको ऐसे लिखते हैं, ए टी समांतर है किसके, बी जेड के, बी जेड के, इसलिए जब समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है टी जेड बराबर किसके होगा, ए बी के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी जेड बराबर किसके होगा, ए बी के। अब ऐसा क्यों लिखा है आप थोड़ा समझ गए होंगे, ये टी जेड हमें खटक रहा है, हम इसको हटाकर इस टी जेड की जगह क्या ले सकते हैं, ए बी। ऐसा कर क्यों रहे हैं मालूम है, दोनों की एलएचएस एक जैसी बन जाएगी, फिर हम आरएचएस को एक जैसा कर देंगे, ये अलग है, तो हमने टी जेड को क्या ले सकते हैं, ए बी। अब समीकरण 2 से, यानी यहाँ से आ जाए आप, समीकरण 2 से देखते रहे ना, मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पर है, ये टी जेड को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी, तो हम यहाँ पे लिखा मैंने टी जेड को हटाकर यहाँ लिख दिया ए बी, बाकी नो चेंज, ए बी अपॉन हर में क्या लिखा है, ए डैश बी डैश इक्वल टू आरएचएस में क्या लिखा है, एफ जेड अपॉन बी डैश एफ, बी डैश एफ, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 1 और 3 पर नजर डालिए, क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दोनों का बायां पक्ष यानी एलएचएस बराबर है, तो नियम के तहत हम दायां पक्ष बराबर कर सकते हैं, ठीक है, एलएचएस बराबर है दोनों की, समीकरण 1 व 3 की, तो दोनों की आरएचएस बराबर हो जाएगी, यानी हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 3 से, किससे, समीकरण 1 व 3 से। अब एक की आरएचएस में क्या है हमारा, बीसी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू, और इसकी आरएचएस में क्या है, एफ जेड अपॉन बी डैश एफ, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 4। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन को आप थोड़ा ध्यान से समझें। कंडीशन ये है कि अगर हमारा जो दर्पण का द्वारक है M1 से लेकर M2 तक, ये बहुत ही छोटा हो, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, देखना तो क्या हो जाएगा, यहां हम कंडीशन एक लगाते हैं, यदि दर्पण का द्वारक ये होता है इसके पृष्ठीय लंबाई, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो क्या होगा, कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, देखिए अभी हमने दर्पण इतना बड़ा बनाया है, M1 M2 इतना बड़ा इसका द्वारक है, जब द्वारक इतना बड़ा बना है तो एफ जेड और एफ पी में इतना डिफरेंस आ रहा है,
इसी द्वारक को हम छोटा कर दें, छोटे से मतलब हमने सपोज इतना कर दिया, इतना इतने दर्पण का द्वारक कर दिया। अब आप देखना ये पॉइंट है यहाँ पर F, यानी इसका फोकस सपोज मान लिया यहाँ पर F, और यहाँ से ये लाइन, ये पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट क्या हमारा P ध्रुव, और T हम यहाँ से लंब डालेंगे। T पॉइंट जैसे सपोज यहाँ पर है, हमने T से लंब डाला, यहाँ पर आया, तो Z पॉइंट जो होगा वो लगभग P के बराबर होगा, P के करीब होगा। सुनिए, जब दर्पण का द्वारक हमारा छोटा होगा तो जब हम यहाँ से लंब डालेंगे, ये वाला जो लंब डालेंगे T से लेकर Z, तो जो Z बिंदु होगा वो P के नजदीक आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए जब हमने द्वारक इतना बड़ा लिया तो Z और P में इतना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसी द्वारक को हम छोटा कर दें इस केस में, तो जब हम T से यहाँ पर लंब डालेंगे तो Z बिंदु जो होगा, ये वाला Z बिंदु वो P के नजदीक यानी यहाँ आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, FZ लगभग किसके बराबर होगा, FP के। एक बार इसको फिर समझिए, ध्यान दें, एक बार इसको फिर समझें। कैसे? वो ऐसे, मैं कह रहा हूं कि द्वारक हमने इतना छोटा कर दिया, देखते रहे ना, दर्पण का द्वारक हमने इतना लिया सपोज, जैसे ये यहाँ पर होगा इसका फोकस, फोकस को मानते हैं F, और यहाँ पर ये इसका होगा ध्रुव, ध्रुव को मानते हैं P। अब यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे, ये पॉइंट है हमारा T, ये पॉइंट है T, तो T से जैसे ही हमने यहाँ पर लंब डाला तो ये जो Z पॉइंट है यहाँ आएगा, Z यहाँ आएगा P के नजदीक, यहाँ आएगा। तो इस केस में क्या हमारा FZ लगभग किसके बराबर होगा, FP के। अब आप देखिए FZ कितना है, इतना है, और FP कितना है, इतना है। अब इन दोनों लाइनों में ये FZ है और ये FP है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसका मतलब हम FZ को लगभग FP के बराबर लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, Z पॉइंट P के नजदीक आ जाएगा। जब P के नजदीक आ जाएगा तो हम FZ लगभग बराबर किसके हो जाएगा, FP के। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए हैं। क्या है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, FZ लगभग बराबर होगा FP के, यानी FZ, ये लगभग का साइन है, वही क्लोजअप वाला, FZ लगभग बराबर होगा FP के। जब FZ FP के बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं समीकरण 4 में। देखें यहाँ पर समीकरण 4 में जहां हमारा FZ ये लिखा हुआ है, इसको हटाकर हम लोग क्या ले सकते हैं, FP। देखना बदल जाएगा बहुत कुछ समीकरण 4 से। अब पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए समीकरण 4 पे, बाकी नो चेंज है, LHS में नो चेंज, RHS के यहाँ पर ऊपर अंश में FZ की जगह लिख सकते हैं हम लोग FP। तो लगाएंगे यहाँ पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है हमारा BC अपॉन, क्या लिखा है, BC अपॉन B' C इज इक्वल टू, ध्यान रहे FZ को लगभग किसके बराबर ले सकते हैं, FP के। तो FZ किसके बराबर आ गया हमारा, FP के अपॉन क्या चल रहा है हर में, B' अपॉन F। तो यहाँ पे लिख दिया हमने B' अपॉन F, और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 5। अब देखें, अब सारा ध्यान इस स्टेप पर लगाएं आप, जितना भी ध्यान और दिमाग आपके अंदर है। देखिए मैंने इसको स्टार बना दिया है, यहाँ लगाइए। इसके बाद फिर तो कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद हमें डायग्राम को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ देखिए FP या PF, इसका तो मान हमारे पास है, FP या PF की जगह हम लोग लिख देंगे -F। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, ये BC है, BC का मान हमें नहीं पता है, B' C है, इसका मान नहीं पता है, B' F है, इसका मान नहीं पता है। दर्पण में दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, P से नापते हैं। देखिए सब में P आ रहा है, PF, PB', PC, PB। तो कहने का मतलब दूरी हम ध्रुव से नापते हैं। अब इन सभी को हम P से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, P से जोड़ते हुए लिखेंगे। और यही आपको ध्यान देना है किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर विशेष कर ध्यान दें। BC क्या लिखा हमारा, BC है कहाँ, BC हमारा ये BC है, देखो मैंने हाथ रख दिया, ये है मेरा BC को P से जोड़ते हुए हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PC। देखना अगर हम इस पूरी लाइन में से PB में से PC को घटा दें तो BC तो बचेगा। इस BC को लिखा जा सकता है PB माइनस PC, लिख सकते हैं। कैसे, देखें यहां पर, इसको हम समझते हैं दूसरे अंदाज में, वो इस तरह से। देखें यहां पर, ये पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट है P, और ये पॉइंट है हमारा C, और ये पॉइंट है B। सुनते रहे ना।
अब सपोज P से लेकर B तक ये दूरी हमारी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक। और B से लेकर C तक ये दूरी है 5 और C से लेकर P तक ये दूरी है 10। इसको ऐसे समझें, इस अंदाज में हम ये कह रहे हैं, हमने इस 5 को कैसे लिख दिया है 15 माइनस 10। 5 को हमने कैसे लिख दिया है 15 माइनस 10। इस 5 को लिख सकते हैं 15 में से 10 घटा दे तो 5 ही तो बचेगा। वही हमने किया। 5 हमारा क्या है 5 हमारे किसके बराबर है BC के बराबर। 15 हमारा किसका बराबर 15 किसके बराबर 15 हमारा P से लेकर B तक। तो इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर PB माइनस 10 किसके बराबर PC के। वही मैं आपको समझा रहा था, देखो मैंने मैथमेटिकली भी आपको समझा दिया। कहने का मतलब ये है, इस BC को P से जोड़ते हुए हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PC। देखो मैंने वही लिखा है PB माइनस PC। तो इस BC को हटा देंगे, इस जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या PB माइनस PC, PB माइनस PC अपॉन B'C। इसी तर्ज पर B'C कहाँ देखें, B'C ये इतना। B'C को P से जोड़ते हम लोग ले सकते हैं PC माइनस PB', PC माइनस PB'। इस पूरी लाइन में से अगर मित्री लाइन काट देते तो यही तो बचेगी। इस पर हम हाथ रखें तो B'C को ले सकते हैं PC माइनस PB'। इसको ले सकते हैं PC माइनस PB', इक्वल टू, इसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी P से जुड़ा हुआ है। FP इसको हम लोग PF लिख सकते हैं। इसको मैंने, ये ऑलरेडी P से जुड़ा हुआ है और FP का मान हमारे पास है। ये सारी इसलिए चेंज कर रहे हैं, इसका मान P से जोड़ना है हमें, दूरियां P से ही हमें पता है इसलिए। अपॉन B'F कहाँ है, डायग्राम को देखिए। B'F इतना है, इतना, ये B', यहां से लेकर ये B', इतना सा। B', को ले सकते हैं P से जोड़ते PB' माइनस PF। PB' में से अगर हम PF को हटा दें तो यही तो बचेगा B'। इसको लिख सकते हैं B' को PB' माइनस PF। इसको लिख सकते हैं PB' माइनस PF, PB' माइनस PF। बस अब जो हमने चिन्ह परिपाटी से मान पहले लिखे थे, इन सभी मानों को यहाँ पर रख दें और कैलकुलेशन कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से PB का मान कितना हमारा, PB का मान है -U। तो इस PB की जगह मैंने लिखा -U, ये माइनस तो माइनस। अब PC का मान है -R, माइनस की वजह से हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, PC का मान लगा दिया -R, देखते रहे ना। अपॉन, तो अपॉन लगाया PC, इस PC का मान कितना है -R, तो यहाँ पर -R लगाया, ये माइनस तो ये माइनस। PB' का मान है -V की वजह से हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लगा दिया PB' का मान -V और इक्वल टू यहाँ लिखा PF का मान कितना है -F, तो यहाँ पर लगाया मैंने -F अपॉन PB' का मान है -V, तो यहाँ लिखा -V और ये माइनस तो ये माइनस PF का मान है -F, तो यहाँ मैंने फिर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लगाया मैंने -F। अब सुने, यहाँ पर गौर करें, गौर क्या करें आप, इस पर देखिए, हमारा जो दर्पण सूत्र है वो UB और F में रिलेशन को बताता है। किसको बताता है, UB और F में। यहाँ पर R हमारा एक्स्ट्रा, देखिए UV F ये तो चलेगा, लेकिन R नहीं चलेगा। अब R को हम कन्वर्ट कर देंगे F में। कैसे, एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, सिंस जो वक्रता त्रिज्या R होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, यानी R इक्वल टू होता है 2F, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो इस R की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 2F, यहाँ और यहाँ, इसको हटा के R को रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे 2F और यहाँ भी लिख देंगे 2F और फिर कर देंगे कैंची का गुणा और आ जाएगा। देखिए इधर, यहाँ देखें, इस जगह -U तो -U, माइनस तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, माइनस तो माइनस, R की जगह मैंने लिखा यहाँ पर 2F अपॉन माइनस माइनस R का मान है हमारा 2F, तो मैंने यहाँ लिखा 2F माइनस माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट, माइनस माइनस, V तो V। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, R की जगह 2F लिख दिया।
इज टू माइनस माइनस एफ एफ बट्टे बट्टे माइनस माइनस वी वी माइनस माइनस फिर ब्रैकेट माइनस एफ। देखिए हमने इधर कुछ चेंज नहीं किया, हमने केवल आर को बदला है 2f में। अब हम चलाएंगे छुरी, हाँ अब हम चलाएंगे कैंची। कैंची का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची का गुणा करेंगे। आप देखिए ये ब्रैकेट इसके साथ आएगा। एक मिनट, हम यहाँ पर माइनस माइनस को पहले और सॉल्व कर ले, उसके बाद कैंची चलाएंगे। अभी कैंची चलाने में थोड़ा एक स्टेप बाकी है। वो ये है, देखें ये माइनस तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2f अपॉन माइनस माइनस ये लिखा है 2f माइनस माइनस प्लस ये क्या है मेरा v और इज इक्वल टू अंश में तो अकेला ही माइनस है अपॉन इधर क्या है मेरा माइनस v माइनस माइनस प्लस और ये हो गया मेरा f। अब देखना आप गौर से, एक ब्रैकेट हमारा ये है और एक ब्रैकेट ये है, यानी इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसका गुणा हम इससे करेंगे। अब चलाइए आप छुरी कैंची तलवार जो भी चलाएं। इसके बाद आप इधर आ जाना, ठीक है, यानी ये ब्रैकेट इसके साथ आएगा, ये ब्रैकेट इसके साथ आएगा। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस 2f माइनस यू प्लस 2f माइनस यू प्लस 2f। इसके साथ ब्रैकेट आएगा मेरा क्या, माइनस v और प्लस f माइनस v प्लस f। एक ब्रैकेट क्या किया है मैंने, इसको इसके साथ लिखा है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू और करें ये ब्रैकेट इसके साथ आएगा। तो मैंने f को पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस f ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसके साथ आएगा f के साथ, माइनस 2f प्लस बी माइनस 2f प्लस बी। अब देखिए जैसे हम बीजगणित में गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर क्या करेंगे इस पद का गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका हम इसमें करेंगे, जैसे बीजगणित में गुणा करते हैं। तो चलिए करिए। तो सबसे पहले देखो हम चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस माइनस यू माइनस यू का गुणा कर रहे हैं बी प्लस एफ में, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस, यू का बी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेरा यू बी। देखिए यू का गुणा बी से हो गया, अब माइनस और प्लस ये होगा माइनस, अब माइनस यू का गुणा एफ से होगा तो माइनस यू एफ हो जाएगा। हमने u का माइनस यू का गुणा कर दिया v f में, दोनों में। अब देखिए इस 2f का गुणा करेंगे, पहले v में करेंगे फिर f में करेंगे, तो प्लस और माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस का, प्लस और माइनस चिन्ह आ गया माइनस का। 2f का गुणा जब b से करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा 2bf या 2fb, इसमें से कुछ होने वाला नहीं है, प्लस और प्लस तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब 2f का गुणा करेंगे f से, तो जब 2f का गुणा f से हो जाएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f गुणा f 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू। अब देखिए अब माइनस एफ का इस दोनों में गुणा करेंगे, माइनस माइनस चिन्ह आएगा हमारा प्लस, एफ का गुणा 2f से करेंगे तो मेरा हो जाएगा ये 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एफ बी, एफ का गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एफ बी। अब देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे हम काटेंगे और काटने में हम कमजोर तो पड़ते नहीं है कभी। देखिए यहाँ पर 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, कट गया। अब माइनस एफ बी जो उधर लिखा हुआ है बराबर के, उसको उधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा। तो इधर बचा, देखो मेरा क्या बचा, यू बी माइनस यू एफ और ये माइनस 2fb, इतना तो लिखा था। अब हमने क्या किया है, माइनस एफ बी को इधर ले आए, जब माइनस एफ बी का पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो मेरा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का एफ बी और इज इक्वल टू, उधर कुछ बचा नहीं तो जीरो बचा होगा, उधर कुछ बचा ही नहीं है तो उधर जीरो है। अब सुनने, ये है मेरा यू बी माइनस यू एफ। अब देखिए माइनस 2fb प्लस एफ बी, सिंपल सा मैं आपसे कहूँ माइनस 2x में से x घटाओ तो माइनस x बचेगा। उसी आधार पर माइनस 2fb में से एक fb जब घटेंगे तो केवल एक fb बचेंगे माइनस के, ठीक है। ये देखो माइनस 2fb है और ये एक fb है, तो माइनस 2fb में से एक fb जाएंगे तो एक fb बचेंगे माइनस के, तो यहाँ बचेगा माइनस का fb इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, UVF से भाग। तो हमने क्या किया, UVF से भाग दे दिया है, वो भी दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे। तो अब देखिए इधर माइनस प्लस है, माइनस है माइनस है, तो भाग तीनों पे जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। अब जब जीरो में देंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। तो देखिए जब भाग दिया तो UV में देंगे तो UV अपॉन
यू बी एफ माइनस तो माइनस यू एफ अपॉन यू बी एफ माइनस माइनस एफ बी अपॉन यू बी एफ इक्वल टू, भाग इधर भी देंगे जीरो में, जब जीरो में यू बी एफ से देंगे तो वो जीरो ही रह जाएगा। अब सुने, कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। यू बी से यू बी कट गया, यू एफ से यू और एफ कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया। क्या बचा? यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यहाँ बचा यू इक्वल टू 0। अब क्या है? अगले स्टेप में आंसर है। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वी, ये 1 अपॉन यू, इधर माइनस का उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी, उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से दर्पण सूत्र का निगमन कर लिया। दर्पण सूत्र हमारा किसको बताता है? फोकस दूरी का सूत्र बताता है। ये 1 अपॉन एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ है उसकी फोकस दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी और यू है वस्तु की दूरी दर्पण से। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें, मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया बारीकी से। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें आज की क्लास कैसी रही। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।